इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पर्ल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी केस में हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा, कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, जनता को भ्रमित करने वालों को मांगनी होगी माफी। देहरादून में अंकिता भंडारी मामले की जांच जारी। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने अपना बयान कराया दर्ज। एसएसपी अजय सिंह ने दी जानकारी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखें हुई घोषित। इस साल 2,16,121 छात्र देंगे परीक्षा। 1261 परीक्षा केंद्र तैयार। नकल रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लगाई रोक। उत्तरकाशी के भेटियारा में जन जन की सरकार शिविर का हुआ आयोजन। 640 से अधिक लोगों की समस्याएं सुलझाई। अनुपस्थित अधिकारियों को भेजा गया नोटिस। 1 दिन का वेतन भी कटेगा। हरिद्वार नगर पालिका अध्यक्ष ने दिखाए अपने तेवर। कैमरा बंद होते ही पत्रकार से उलझे अध्यक्ष। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का भी लगा आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंकिता भंडारी प्रकरण खुलने से एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अंकिता भंडारी केस से जोड़ने वाली पोस्ट हटाने के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी और दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय भी सामने आ चुका है। सुनिए और क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। स्ट्रिक्ट एक्शन इसको लेकर के सरकार लेके गई, क्योंकि पूरा प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम किया गया जिस तरीके से। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श करने के बाद इस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है। तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। अंकिता भंडारी मामला जो कि राज्य की छवि पर कलंक है, एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसमें अभिनेत्री उर्मिला सनावर के कॉल रिकॉर्डिंग और वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने अंकिता भंडारी केस की जांच की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देहरादून जनपद में इस मामले से संबंधित 2 प्रकरण दर्ज किए गए और साक्ष्यों की गहन जांच भी की जा रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि मामले में उर्मिला सनावर ने भी अपना बयान दर्ज कराया है। सभी साक्ष्य जुटाए गए हैं और कई सवाल साक्ष्य के आधार पर भी पूछे गए हैं। देखिए, देहरादून जनपद में 2 प्रकरण इस ऑडियो वीडियो को लेकर दर्ज थे और इसमें थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालरवाला में, और चूंकि इनको लगातार नोटिस दिए गए थे, नोटिस उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर अपने बयान कल भी चौकों को दर्ज कराए। सभी समस्त बयान और जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सारे बयान दर्ज किए गए और उनसे काफी सारे सवाल किए गए, साक्ष्यों के लिए भी बताया गया। तो जो भी साक्ष्य दिए गए, जो सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल थी, जो ऑडियो क्लिप वायरल थी, उस संबंध में उनके द्वारा दिया गया, जिसको पेन ड्राइव में लेकर एफएसएल भेजा जाएगा। अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य पूछने पर जो इस घटना से संबंधित वो नहीं दिया गया, इस संबंध में आगे की पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो पुनः जो है इनको बुलाया जाएगा। सर, दिए गए बयान और सोशल मीडिया पर किए गए दावों को लेकर के क्या कोई विरोधाभास सामने आया?
देखिए, जो चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जो चीज जो एक वायरल जो ऑडियो क्लिप्स है, उस संबंध में वही चीजें उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। अन्य कोई साक्ष्य किसी घटनाक्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए गए। और वो भी जो क्लिप्स हैं वो भी उसमें देखा गया कि वो अलग अलग समय में बनी थी और जोड़ के एक लंबी क्लिप को वायरल किया गया था। इस संबंध में पूछताछ की गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे भविष्य में क्योंकि जो भी मुकदमा थाना डालमाल पर श्री दुष्यंत गौतम जी द्वारा लिखवाया गया उसमें एक आपराधिक षड्यंत्र की बात भी कही गई है, तो उस एंगल से भी पुलिस इसमें जांच कर रही है। किसी व्यक्ति के नाम का इस पर कोई ठोस साक्ष्य मिला? नहीं, ऐसा कोई भी साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया। सिर्फ एक वार्तालाप दी गई है। उस वार्तालाप में जो दूसरा पक्ष है उसको भी बुला के इसमें बयान दर्ज किए जाएंगे किन परिस्थितियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। साल 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार बोर्ड परीक्षा में 2,16,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों में हाई स्कूल के 1,12,679 और इंटरमीडिएट के 1,03,442 छात्र छात्राएं शामिल हैं। संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों श्रेणियों के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए पूरे राज्य में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। अति संवेदनशील केंद्रों में हरिद्वार के 4 केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा 24 नए परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी भी रहेगी। बोर्ड कार्यक्रम के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी, जबकि मुख्य लिखित परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 के बीच कराई जाएंगी। वर्ष 2026 की जो हमारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा लिखित रूप में होनी है, उसका कार्यक्रम कल परीक्षा समिति के द्वारा अनुमोदन हो गया है और लिखित परीक्षाएं हमारी 21 फरवरी से प्रारंभ होंगी, जो 20 मार्च तक चलेंगी। इससे पहले जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो 16 जनवरी से प्रारंभ होंगी और वो 15 फरवरी तक संपादित की जाएंगी। इस वर्ष हाई स्कूल में कुल 1,12,679 बच्चे इम्तिहान देंगे और इंटरमीडिएट में 1,03,442 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हाई स्कूल में संस्थागत रूप में 1,10,553 छात्र हैं और व्यक्तिगत रूप से 2,106 छात्र हैं। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में संस्थागत रूप में 99,345 छात्र पंजीकृत हैं और व्यक्तिगत रूप से 4,097 छात्र पंजीकृत हैं। पूरे प्रदेश में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 156 केंद्र संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील केंद्र 6 हैं, जिनमें हरिद्वार में 4 अति संवेदनशील केंद्र हैं। परीक्षाएं नकल विहीन हो, इसके लिए जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जो है वो पूरी तरह से बैन की गई है। साथ ही जो हमारा परीक्षा का अवधि है वो 10 से 1 बजे तक रखा गया है। इसमें 9:30 बजे हमारे छात्र परीक्षा केंद्रों पर आ जाएंगे और आंतरिक सचल दलों के द्वारा उनकी सचल निगरानी की जाएगी। 9:45 पर प्रश्न पत्रों का वितरण हो जाएगा और 15 मिनट का जो समय है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उत्तरकाशी के न्याय पंचायत भिटियारा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान की उपस्थिति में जन समस्याओं की सुनवाई भी की गई। शिविर में कुल 27 लिखित शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जटिल समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सिंचाई, पेयजल, पुलिस चौकी स्थानांतरण, मोबाइल नेटवर्क, गुलदार हमले से हुई हानि सहित विभिन्न समस्याओं पर विधायक और जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि अभियान जनता को सीधे सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने का प्रयास है, जिससे समाज के अंतिम पायदान तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और राशन जैसी सुविधाएं पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार के संबंध में यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ पे बहुत संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और जो ग्रामीण होता है उसकी छोटी छोटी समस्याएं होती है, उसको जो है अपने विकासखंड या जनपद के मुख्यालय में ना आना पड़े, ऐसे इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा
ये एक प्रयास किया गया है कि हम सरकार को क्यों ना जनता के द्वार पर लेके जाएं और जो जनता की समस्याएं हैं वहीं पर सुने और वहीं पर ही अधिकतम जो हो सके उसकी समस्याओं को निराकरण वहीं पर किया जाए। जो हमारी सरकार की सोच है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, कि उस आम गरीब आदमी तक कैसे पहुँचे, और ये हर न्याय पंचायत स्तर पर ये शिविर लगने हैं। और आज ये जो है ये शिविर यहाँ पर लगा, तो जो दूर दराज से हमारे लोग जो है अपने जनपद में मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पे जगह जगह अपनी एप्लीकेशन लेके चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। तो सरकार की जो सोच है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय दानी जी की जो सोच है, उन्होंने कहा कि हम सीधा जनता के द्वार, पूरी सरकार जो हमारे तमाम शासन के हमारे तमाम अधिकारी वो और तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ पर जाएं, और जो जनता के जो आम व्यक्ति है जो कहीं नहीं जा सकता है, वो न्याय पंचायत स्तर पर आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकता है। तो तमाम प्रकार की समस्या यहाँ पर आई। हमारे जिलाधिकारी, हमारे जो है राज्य मंत्री के रूप में हमारे नौटियाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रमुख जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर थे और बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अपनी समस्याओं को यहाँ पर उठाया, और जो छोटे छोटे जो लोगों की बातें होती है कि आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनके लिए लगातार एक प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इससे जो है आम जनमानस को लाभ मिल रहा है। तो मैं जितने भी लाभार्थी उसमें शिविर में आए थे उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सब इसमें जो अभी लगातार, क्योंकि ये हमारे गंगोत्री विधानसभा में इसकी शुरुआत है और ये पहला कैंप है, तो आज यहाँ पर पहला, और कल जिस तरह से बड़े त्राईमेर में दूसरी न्याय पंचायत में लगना है, तो लगातार ये लगभग 1 माह का कार्यक्रम, 1 माह से ऊपर का कार्यक्रम है। हर न्याय पंचायत स्तर पर सरकार का ये कार्यक्रम रखा गया है, और हम इसको सभी लोग जो आम जनमानस है उसको सभी को सहभागिता करनी चाहिए। तो जो छोटी मोटी समस्या है, और ये अच्छा लगता है कि सरकार आपके द्वारा आप उसका फ़ायदा ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, ये हम आम जनमानस से अपेक्षा करते हैं। ये जो जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र धोत्री में आज गंगोत्री विधानसभा का पहला बहुउद्देशीय शिविर संपन्न हुआ है। और इस तरीके से आज बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण यहाँ पे हुआ। कुछ समस्याएं रह गई जिनका निस्तारण कुछ राज्य स्तर पे होना है, कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनके द्वारा किया जाना है। और इस तरीके से जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो समूचे उत्तराखंड में जन जन की सरकार, जनता के द्वार का जो कार्यक्रम है, ये एक ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम है। और इसमें हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब बुजुर्ग हैं, तमाम लोगों को जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय नहीं पहुंच सकते, जो तहसील में नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए, उन गरीब लोगों के लिए, उन सुदूरवर्ती अंतिम छोर में जो समाज का व्यक्ति, गांव में अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको सुविधाएं देने के मंशा से ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का निर्णय है, और हम इसको सफल बना रहे हैं। आगामी जो हमारे और शिविर हैं वो अच्छे ढंग से संपन्न होंगे, और मुझे लगता है कि लोगों को इसका लाभ पूरा मिलेगा। आज हमारा कैंप था धौतरी में, और माननीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष और राज्य मंत्री जी, और साथ में कई गाँव के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और जनता भी काफ़ी रही। उनका आगमन अच्छा रहा, और साथ ही जो सुविधाएं हमारी कैंप के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हेल्थ का है, पशुओं से संबंधित है, कृषि है, महिला समूह के उत्पाद हैं या उनसे संबंधित जानकारी है, सहकारिता है, विद्युत विभाग की समस्याएं भी आई हैं थोड़ी बहुत, उनका भी निस्तारण किया गया मौके पे। तो साथ ही जो समस्याएं ऐसे थे जो तत्काल निस्तारित हुई, वो भी अच्छी संख्या रही आज। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसपे थोड़ा समय लगेगा, जिसमें खासकर योजनाओं से संबंधित है। जल जीवन मिशन में पानी का समस्या की बात यहाँ भी आई, तो मैंने अवगत भी कराया आमजन को कि कुछ अभी पेंडेंसी हमारी है। भारत सरकार से हमने डिमांड करी है यूसी देने के बाद, तो पैसा आते ही इसी अगले 2 महीनों में इनका निस्तारण भी, पानी से संबंधित समस्याओं का होना हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर निस्तारण हो जाएगा। और लोगों के द्वारा भी सराहा गया कि इस तरह के कैंप से जो उनको आधार का, विशेषकर आधार का और हेल्थ का, उनको जो सुविधा मिली है उसका भी उन्होंने सराहना करी है। और साथ ही ये भी डिमांड है कि भविष्य में और भी
इस तरह के कैंप लगाए जाएं जिसमें आम जन को जो लाभ है सीधे जो मिल सकता है, अन्यथा उन्हें जगह जगह जाना पड़ता है, वो लाभ उन्हें एक ही जगह पर मिल जाए। सर कई अधिकारी यहाँ पे नहीं दिखाई दिए, उसको लेकर आपने भी सख्त किया है। हाँ, PWD का डिपार्टमेंट इसमें मिसिंग था, वो लेट आए तो उनको शोकॉज जारी किया है। साथ ही क्योंकि उनकी समस्याएं सुनी नहीं जा सकी, ना उनका निस्तारण हो पाया, तो मैंने उनको शोकॉज नोटिस भी जारी करते हुए साथ ही इस माह के उनके जो आगे के कैंप हैं उनका निस्तारण सही से करें। एक ये, दूसरा मैंने गांव में ये भी रिक्वेस्ट करी है कि PWD से संबंधित वो एक तिथि मुझे बता दें ताकि केवल PWD के अलग से कैंप हम लोग यहाँ पे लगा सकें दोबारा से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार जनपद की नगर पालिका शिवालिक नगर से जुड़ा एक मामला सामने आया है। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा का रवैया एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू के बाद सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारी के अनुसार कैमरे के सामने तो अध्यक्ष राजीव शर्मा ने पूरी सहजता और शालीनता के साथ सवालों के जवाब दिए, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू समाप्त हुआ और कैमरा बंद हुआ वैसे ही उनका व्यवहार बदला हुआ नजर आया। आरोप है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष सवालों को लेकर असहज हो गए और पत्रकार से ऊंचे लहजे में बातचीत करने लगे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पत्रकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। कहा जाता है कि सच्चाई ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती। बंद कैमरे में हुई बातचीत का यह मामला अब सार्वजनिक हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर नगरपालिका प्रशासन और संबंधित अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और क्या पत्रकारों के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। अध्यक्ष जी, कुछ सवाल हैं जनता की तरफ से। आपकी सैलरी कितनी है एज ए चेयरमैन? नहीं, इसमें जो है नगर पालिका चेयरमैन या सभासद की कोई सैलरी या मानदेय नहीं है। सैलरी नहीं है जी। राजीव जी, आपकी आमदनी का सोर्स क्या है? मेरी आमदनी के सोर्स कई सारे हैं, आपको मैं बता दूंगा। आपको कुछ बता सकते हैं जो आपने एफिडेविट में बताए हैं? वो एफिडेविट में लिखे हैं, आप देख लेना। ठीक है, आप एफिडेविट दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। लोगों के आरोप ये भी है कि आपके पास इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी है। नहीं, ये तो आरोप सब सारी दुनिया पे लगाते हैं। मेरे इनकम से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप कहाँ रह रही हैं अभी? मैं अपने घर में रह रहा हूँ। और वो घर आपका खुद का है? नहीं, मेरा नहीं है। आपका नहीं है? हाँ। तो कहाँ पे रह रहे हैं आप? शिवालिक नगर। शिवालिक नगर में। कुछ हमारे स्थानीय सूत्र बताते हैं कि आपने NRA सिटी में अभी आप वहाँ रह रहे हैं और आपका जो ये शिवालिक नगर वाला घर है वो खाली रेंट पे चढ़ा हुआ है। हाँ, तो रेंट पे देना कोई गुनाह है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं भी तो बता रहा हूँ, रेंट पे ही है वो। ठीक है सर, एक और हमारे पास सूचना ये है, आपके पास नैनीताल में कोई होटल के लिए प्लॉट है? मेरे पास अपने शिवालिक नगर वाले मकान के अलावा पूरे हिंदुस्तान में ना कोई प्लॉट है ना कोई जमीन है। सर, एक और सूचना ये, एक ठेकेदार ने एक कार गिफ्ट करी थी आपके किसी परिवार वाले सदस्य के नाम? नहीं, मुझे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं किया। आप जो इतने जागरूक पत्रकार हैं, आपके पास इतनी सारी सूचनाएं हैं, तो मैं आप साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी, कितने जागरूक हैं आप। लेकिन ये सब जितनी सूचनाएं आपके पास हैं, ये सब भ्रामक सूचनाएं हैं। तो सर, धर्मपत्नी के पास आपके कोई मतलब कार गिफ्ट में आई है? मेरे परिवार में किसी के पास कोई कार गिफ्ट नहीं आई। आप आज की बोर्ड की बैठक से संबंधित जो बात पूछना चाहें पूछ लें, बाकी बात बाद में। ठीक है सर, एक और सर आपसे एक सवाल और है। 2027 में आप बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं रानीपुर विधानसभा से? ये हर आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें काम करता है, सबकी इच्छा होती है मुझे टिकट मिले। तो जैसे सबकी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है। पार्टी किसे टिकट देगी किसे नहीं देगी, पार्टी का काम होता है, इच्छा तो सबकी होती है। ठीक है सर। सूत्रों के बाद सर एक और खबर आई है, शिवालिक नगर पालिका में जितने भी सड़क बनाई जा रही है, अधिकांश जो रोड हैं वो तय मात्रा से कम रेशो में माल लग रहा है उसमें। आपने इसके लिए कोई मतलब कड़े नियम बनाए हैं? ये जो आपकी बैठक हुई है, शिवालिक नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका है, बाकी के बारे में मैं नहीं जानता, ना टिप्पणी करूंगा। जो हमारा एस्टिमेट बनता है उसका पूरा उसका फुलफिल हम उसको करवाते हैं। हमारी कोई भी सड़क मानक से 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी कम आपको नहीं मिलेगी। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है सर। सूत्रों के हवाले से एक और खबर आई है, 7 करोड़ के पहले काम पास हुए थे पहली बोर्ड बैठक में। तो सर, और ये भी आरोप लग रहा है कि आपने 2 करोड़ रुपए का कोई कमीशन लेने का भी कोई आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, ऐसा है? आप मेरे ख्याल से बिल्कुल बेवकूफी की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार हो, आपको मतलब आप व्यक्ति नहीं सूचना है तो दुनिया में पता नहीं क्या है। मेरे पास भी एक सूचना आपके बारे में है बहुत खतरनाक, मैं आपको बताऊंगा। सर, एक और चीज है, तय बाजारी की जो पर्चियां शिवालिक नगर में कट रही हैं वो दोबारा से चालू होगी आपकी बोर्ड बैठक के बाद? यार, तय बाजारी एक ठेका होता है, वो ठेका होगा, वो देगा। इसमें ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप
रामनगर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर एक विशाल नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में अखाड़े के कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, वहीं नन्हे कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। नगर कीर्तन शोभा यात्रा की शुरुआत पीर उम्मदारा गुरुद्वारे से हुई। इसमें पंच प्यारों के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का रथ मुख्य आकर्षण रहा, जिस पर पूरे सम्मान के साथ पुष्प वर्षा की जा रही थी। शोभा यात्रा में सिख समाज की महिलाएं आगे आगे सेवादारी करते हुए चल रही थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की झांकी भी मनमोहक थी। अखाड़ों में गतका कलाकारों ने अपने हैरत अंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। बैंड की धुन पर कलाकार अपने हुनर को प्रदर्शित कर रहे थे। शोभा यात्रा के पीछे संगत में महिलाएं मधुरवाणी में शब्द कीर्तन कर रही थी। नगर कीर्तन निर्धारित मार्गों से होते हुए रामनगर गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। देखिए, ऐसा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पर हर बार जो है प्रकाश उत्सव से पहले प्रभात फेरियां निकालते हैं, और आज जो है उनका बहुत भव्य नगर कीर्तन यहाँ पर निकल रहा है, जो कि पीर उम्मदारा गुरुद्वारा कमेटी से निकलकर रामनगर प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा में खत्म होगा, जो कि यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और कथावाचक भी हैं, जो कि समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि हमें एकता स्वरूप रहना चाहिए और गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए मार्ग पर चलें। जो हर एक साल की भांति इस बार रैली नहीं, ये गुरु का नगर कीर्तन है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया है, जो पीर उम्मदारा से चलकर रामनगर गुरुद्वारा तक आता है। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के लिए ही उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में निकाला जाता है। तो 2-3 जत्थे पंजाब से आए हैं, 2-3 जत्थे बाजपुर से आए हैं, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने मानवीय संवेदनाओं के साथ एक सराहनीय पहल की है। नगर पालिका में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गर्म कंबलों का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम नगर पालिका सभागार में आयोजित किया गया, जहां पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्वयं कर्मचारियों को कंबल वितरित किए। पालिका अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक नगर पालिका द्वारा केवल स्थायी कर्मचारियों को ही कंबल वितरण का लाभ दिया जाता रहा है, जबकि संविदा कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों को भी कंबल वितरित किए जाएंगे। इसे जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पालिका हर 4 साल में, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि पिछला जो नियम है उसके तहत यहाँ पे कर्मचारियों को कंबल वितरित किए जाते हैं, 4th क्लास कर्मचारियों को, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मसूरी में सर्दी का प्रकोप बढ़ ही रहा है। और ऐसे स्थिति में हमारे जो कर्मचारी है वो सर्दी में इधर उधर पूरे सड़कों में काम करते हैं, गली मसूरी के हर गली में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव था पालिका की तरफ से, जो आज कंबल के रूप में वितरित किया गया है कर्मचारियों को। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे दिखी कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उन्हीं को ये कंबल वितरित किए जाते थे, लेकिन जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं पालिका के, उनको ये कंबल वितरित नहीं किए जाते हैं। तो मैं अपने सभासदों के सामने भी ये बात रखूँगी और आगे के बोर्ड में ये हम प्रस्ताव लेके आएंगे कि जो हमारे संविदा के जो कर्मचारी है उनके लिए भी कंबलों की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हमारे परमानेंट कर्मचारियों के लिए है। तो अगली बोर्ड में ये ज़रूर ये मुद्दा रखूँगी ताकि सभी कर्मचारियों को ये कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है इसमें सभी लोग शामिल हो सकें। देखिए, हर वर्ष की तरह इस साल भी हर चौराहे पे हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मेरी सभी लोगों से अपील है कि जहाँ पे लकड़ी डाली जाती है वहाँ पे वो अलाव जलाएं, क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि जब लकड़ी अलाव के लिए डाली जाती है तो लकड़ी वहाँ पे थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि वहाँ पे लकड़ी हमको मिलती ही नहीं है, और ले दे के फिर पालिका के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि पालिका लकड़ी वितरित नहीं कर रही। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जहाँ चौक पे लोग खड़े होते हैं, टूरिस्ट हैं, हमारे लोकल लोग हैं, दुकानदार हैं, ऐसे कई लोग हैं जो छोटे छोटे चौकों पे खड़े होकर के अपना काम करते हैं। मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि जहाँ पे चौकों पे पालिका लकड़ी डाल रही है अलाव के लिए, उसका आप उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, और जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो पालिका से संपर्क करके वहाँ पे भी हम पहुँचाने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश के थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान संदिग्ध बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया।
गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 1700 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ वाहन चोरी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित करीब 2 दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज है। सर क्या क्या घटना हुई थी? आज रात्रि करीब 11:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज द्वारा अपराधियों के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी। उक्त चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी पर उस व्यक्ति द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उससे पूछताछ में अभियुक्त का नाम जितेंद्र उर्फ टिब्बल, जो कि वर्तमान में टियाला में रह रहा था, गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जिस पर चोरी और अन्य लगभग 24 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही उसने नगर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी की चोरी करना भी स्वीकार किया है। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र से है, जहां न्यायालय नैनीताल के आदेशों के अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि हाई कोर्ट द्वारा जिन देशी मदिरा की दुकानों के संचालन पर रोक लगाई गई थी, वो आज भी संचालित की जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने प्रमुख सचिव आबकारी विभाग को सूचना दी थी कि उन्होंने साल 2023-24 में देशी शराब की दुकान के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया और कथित तौर पर मनमाने ढंग से दुकानों का आवंटन कर दिया गया। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में नैनीताल में रिट संख्या 284/23 दायर की, जिस पर न्यायालय ने लक्सर और देशी मदिरा दुकानों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आदेश की प्रति संबंधित विभागों को मिलने के बावजूद भी आज तक मौके पर आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया और दोनों दुकानें कथित रूप से अब भी गैरकानूनी तरीके से संचालित हो रही हैं। खबर रुड़की से है, जहां एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का बड़ा खुलासा किया है। थाना गंगनहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। थाना गंगनहर जनपद हरिद्वार से उत्तराखंड पुलिस ऐप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन EFIR दर्ज की गई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चौपाटी बाजार रुड़की से चोरी करने का मामला दर्ज था। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र की मदद से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। सराफा बाजार इलाके में छोटी छोटी बातों को लेकर 2 युवकों के बीच बहस और मारपीट हो गई। मामला ज्वालापुर थाना क्षेत्र के सराफा बाजार मार्केट का है, जहां 2 युवक आपस में बात कर रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों युवकों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों ही युवक नहीं माने, जिसके चलते हरिद्वार पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध BNS के तहत कानूनी कार्रवाई की है। अगली खबर भी रुड़की से है, जहां सोशल मीडिया पर रौब दिखाने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया। रील बनाने के चक्कर में फायरिंग कर वीडियो वायरल करने वाले युवक को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस समय की है जब रात्रि की गश्त के दौरान पुलिस ने रेलवे पुल मंगलौर मार्ग के पास संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दिन पूर्व अभियुक्त का सोशल मीडिया पर फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कारोबारी को तमचा दिखाकर धमकाने और दुकान में तोड़फोड़ करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली लक्सर क्षेत्र में कारोबारी की दुकान पर पहुंचकर तमंचा दिखाकर तोड़फोड़ करने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए फरार चल रहे आरोपी की तलाश तेज की गई। पुलिस टीम ने ठोस सुराग के आधार पर वांछित अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के सिडकुल में 16 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने दबोच लिया है। नाबालिग को सकुशल बरामद कर सुरक्षित परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। महिला एवं नाबालिग संबंधी मामलों को गंभीरता से लेने हेतु एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर थाना सिडकुल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिडकुल में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर जिले भर में चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान सिडकुल पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका और उसकी जांच की। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अदद अवैध तमचा, 315 बोर और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना सिडकुल पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पर्सन24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर।
पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।